Hello and good morning dear students. Welcome back to your geography class. अभी तक पिछली क्लास में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का। तो जिसके जो सेक्शन मैंने प्रोवाइड किए थे उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन है, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन शायद 10th क्लास के बच्चे को देने की जरूरत ना हो, बिकॉज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और अभी भी हमारी जनसंख्या का करीब 65% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर। तो सीधा हम आते हैं पॉइंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर। टाइप ऑफ फार्मिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव का मतलब हो गया पारंपरिक, जो परंपरा से चला आया है पुराने समय से हमारे यहाँ। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है भरण पोषण, निर्वाह, फार्मिंग, कृषि। तो वैसी खेती जो हमारे भरण पोषण के लिए यानी निर्वाह के लिए परंपरागत तौर पर की जा रही है, मतलब पुराने समय से चली आ रही है, हल, बैल, खुरपी, इन सब चीजों को लेकर, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब है कि अभी भी इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर लोग जंगल के छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद जो रूट बचा, टूट बचा, उसको जलाते हैं और जो साफ किया हुआ जमीन है उस पर 5 साल, 7 साल, मैक्सिमम 10 साल तक खेती करते हैं। फिर जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है मिट्टी की, तो उस जगह को छोड़कर और फिर कहीं और मूव कर जाते हैं। ये खाना बदोश टाइप की खेती कहलाती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आजकल बड़े लेवल पर तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कंटिन्यू है और इसका वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे नाम है, अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम भी है और इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट में इसका कुछ और नाम है। तो बहुत सारे अलग अलग जो रीजन है वो डिफरेंट नाम से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जाना जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो प्रिमिटिव यानी पारंपरिक टूल्स है, औजार है, हल, खुरपी, इन्हीं सब चीजों को लेकर ये खेती की जाती है। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव का मतलब हो गया सघन, व्यापक। सघन और व्यापक तौर पर की जाने वाली जो खेती है उसे सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कहेंगे। सब्सिस्टेंस मतलब भरण पोषण। तो बड़े व्यापक तौर पर भरण पोषण के लिए जो खेती की जाए उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे। और इसमें सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है जैसे ट्रैक्टर, खाद, बीज, अच्छी क्वालिटी के जो HYV सीड्स वगैरह है और बड़े से लैंड पर, बड़े से खेत में सारे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर, सारे साइंटिफिक मेथड्स को अपनाकर जो फार्मिंग की जाएगी वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगा। हालांकि डे बाय डे एक टर्म आपको आएगा बुक में, डे बाय डे जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती जा रही है। जैसे अभी जो पेरेंट हैं उनके 2 बच्चे हैं, उनके भी जमीन का बंटवारा हुआ, फिर उनके दो बच्चे हुए, उनके भी जमीन का बंटवारा होगा। तो इस तरह से जमीन पर खेती का प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे अपनाएं, कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप एक लिमिटेड लैंड पर, लिमिटेड खेत में, लिमिटेड जमीन पर उगा सके। थर्ड फॉर्म है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग को एक दूसरा नाम देते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन यानी बागवानी, और वो भी कमर्शियल फार्मिंग का एक पार्ट है। वैसे कमर्शियल फार्मिंग यानी व्यापारिक कृषि का मतलब हुआ वो खेती जो व्यापार के लिए की जाए, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाए, मोटी कमाई करने के लिए जो भी उपाय किए जाए। जैसे इसमें सारे मॉडर्न इनपुट यूज किए जाएंगे। मॉडर्न इनपुट मतलब जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स है, ट्रैक्टर्स है,
हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, HYV सीड्स जिसे कहते हैं, और फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करने की कोशिश की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इनकम पाई जा सके। तो ये 3 आपके मेन फार्मिंग के मेथड्स हैं। नाउ कम टू क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है खेती का तरीका, और उसमें खेती का जो पीरियड है, समय है, वो भी इन्वॉल्व है। क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे देश में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न हैं मेनली। ये 3 है, खरीफ, रबी और ज़ैद। खरीफ पैटर्न की बात करें तो खरीफ सबसे फर्स्ट बात, पहली बात की ग्रोन विल स्टार्ट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, पल्सेस। यानी जब मानसून का ऑनसेट हो, जैसे अभी जून का पीरियड, जून से मान लीजिए जब मानसून की स्टार्टिंग होती है, उस टाइम में ये जो पैडी है, मेज है, पल्सेस है, यानी खरीफ क्रॉप बोए जाते हैं, सोन किए जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं, और उनकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर, मोस्टली ठंड स्टार्ट होने के ठीक पहले। ठंड स्टार्ट होने के ठीक पहले सितंबर अक्टूबर में उनकी कटाई कर ली जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप हमारे कंट्री में पैडी है, यानी धान है। रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स का जो सोइंग पीरियड है, यानी बोने का टाइम है, बोने का टाइम इसका विंटर, यानी स्टार्टिंग, जाड़े के स्टार्टिंग में इसकी बुआई होती है, और जाड़े की स्टार्टिंग में बुआई होने के बाद अप्रैल टू जून यानी गर्मी के स्टार्टिंग से लेकर और गर्मी तक इसकी कटाई होती है। इसका सबसे मेन जो क्रॉप है वो है व्हीट यानी गेहूं, बार्ली यानी जौ, और पीस, मटर, पल्सेस और ग्राम, चना, ये सारे इसके मेन रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, ना ही ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका पीरियड सुटेबल होता है विंटर टाइम में। नेक्स्ट है आपका ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप कहते हैं इन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। रबी और खरीफ सीजन, खरीफ सीजन के एंड होने पर और रबी सीजन के स्टार्ट होने पर बीच में 2 से 2.5 महीने का जो पीरियड होता है, वो खाली पीरियड कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के उगाने का होता है। उस पीरियड को हम ज़ैद सीजन बोलते हैं। और ज़ैद सीजन में मेनली वाटरमेलन, कुछ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स हैं, और फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब पशुओं का जो चारा होता है। कई सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो हम अपने जानवरों, पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं। वो आपका ये ज़ैद सीजन के पीरियड में, ज़ैद सीजन के मौसम में उगाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें मेजर क्रॉप्स की। हमारे कंट्री में जो मेजर क्रॉप्स है उसमें सबसे मेन पैडी यानी राइस है, धान। तो राइस का जो सबसे पहली बात, ये हमारा स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब मुख्य खाद्य पदार्थ है, और मुख्य खाद्य पदार्थ होने के साथ साथ हमारे देश और कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है। और इसके जो कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस है, हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिड मौसम चाहिए यानी गर्मी भी हो और एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा हो। उसके अलावा 100 सेंटीमीटर एंड अबव रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर से करीब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की इसे एनुअल रेनफॉल चाहिए। यानी अच्छी उगाई इसकी तब होती है जब इसका पौधा मैक्सिमम आधे से ज़्यादा हिस्सा अगर पानी में डूबा हो, मैच्योरिटी के समय, उगने के समय, बढ़ने के समय, तो इसकी अच्छी पैदावार होती है। ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। वैसे तो इंडिया में करीब सारे रीजन में उगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जैसे बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, और उसके अलावा जो इंडिया के कोस्टल रीजन है, तटीय प्रदेश है, जो तटीय मैदान सब है,
जैसे आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरला का जो तटीय इलाका है उसमें खासकर राइस की खेती होती है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें मेजर क्रॉप्स में वीट का। वीट यानी गेहूं। गेहूं हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरियल है। सीरियल मतलब अनाज है। हमारा जो दूसरा मुख्य अनाज है वो है वीट, गेहूं। इसकी रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर इसे ज्यादा नहीं चाहिए, इस वजह से ये रबी सीजन यानी जाड़े में उगाई जाती है और 15 to 20 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और रेनफॉल भी इसे ज्यादा नहीं चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली जाड़े में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है जिसे हम महावत सीजन कहते हैं, उस महावत सीजन में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो इसके लिए सफिशिएंट होता है। ग्रोन इन सतलज गंगा बेल्ट यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भारत का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है यानी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सारे इसके मेन प्रोड्यूसर है। वैसे करीब करीब इंडिया के हर हिस्से में वीट भी उगाई जाती है। अगर डेक्कन के प्लेट्यू वाले कुछ एरिड रीजन यानी शुष्क प्रदेशों को छोड़ दे तो मिलेट्स को हिंदी में कहा जाता है मोटा अनाज। वैसे कहने को मोटा अनाज है लेकिन इसके जो भी सीरियल्स है, जो दाने हैं वो काफी पतले होते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीन मेन मिलेट्स हैं। मोस्टली ये डेक्कन रीजन, भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें जैसे महाराष्ट्र का बहुत सारा हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का जो पहाड़ी हिस्सा है और कर्नाटका और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये इनके जो पहाड़ी हिस्से हैं जहाँ रेनफॉल कम होती है, उसके अलावा मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, उन सब जगहों पे लोग ज्वार, बाजरा और रागी को अपने मुख्य खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, उसे उगाते हैं। इसका हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मतलब कहने को ये सस्ते अनाज है, मोटे अनाज है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पल्सेस, दाल की बात करें, पल्सेस को हिंदी में दलहन कहते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। और इंडियन के हमारे हम जो भारतीय हैं उनके प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स दाल ही है। प्रोटीन इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो दालों से ही। सो इंडिया इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। भारत सबसे ज्यादा इसका उत्पादन भी करता है और कंजम्पशन यानी खर्च भी करता है। ग्रोथ स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो मेनली पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ तक का नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराया जा चुका है। इनके पॉइंट्स को अच्छे से बार बार रिकॉल करें। फर्दर आगे का कंटेंट सब लेकर बाद में आएंगे। थैंक यू।